हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। और कैसे हैं आप सभी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द हिटलर को पढ़ेंगे, बट एक माइंड मैप के थ्रू पढ़ेंगे। एंड इफ़ यू वांट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आल्सो वांट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर माइंड मैप तो आप मुझे कमेंट कर देना, आई अटैच इट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, नाजिज्म सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। इसमें ज़्यादा देखो माइंड मैप होता है कि छोटे छोटे टर्म्स के थ्रू आपको एक रिवीजन हो जाता है, लास्ट रिवीजन के लिए माइंड मैप होता है। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड जर्मनी। तो अब इसकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें पता ही है 1914 से 18 में हुई थी, यही टाइम पीरियड था। ये हुई थी अलाइड वर्सेस एक्सिस पावर के बीच में। एक्सिस में जर्मनी थी जो हार चुकी थी, एंड अलाइड में यूके, फ्रांस, यूएसए, बाद में एंट्री मारा था यूएसएसआर, सब थे उसमें। चलो व्हाटएवर। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ वॉर में। चलो पहले ये देखते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ वॉर में क्या था। जर्मनी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये इसका टाइम पीरियड था विद इनिशियल सक्सेस। इनिशियल सक्सेस मतलब उसने स्टार्टिंग में तो अच्छा किया, बट अब ऐसा कुछ कर दिया जर्मनी ने, हिस्टोरिक ब्लंडर कर दिया कि स्टार्टिंग में तो सब अच्छा रहा, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड इज दैट कि उसके ऊपर अटैक कर दिया यूएसए ने। तो यूएसए को गुस्सा आ गया। तो यूएसए महाराज तो है ही हमारे पावरफुल, तो हो गया। अब नेशनल असेंबली मेट एट विमर, एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक नेशनल असेंबली ने विमर पे मीट किया और उसको विमर रिपब्लिक नाम दिया और उन्हें एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया। ठीक है, तो हमें पता है विमर रिपब्लिक बहुत अच्छी थी, बट स्टिल लोगों के लिए वो अच्छी नहीं थी, बट अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज वेरी गुड। अगर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोई बना रहा है, आई थिंक इट्स नॉट रॉन्ग। ठीक है, जर्मनी हैड डिवास्टिंग डिफीट इन दी वॉर एंड इम्पोज द ट्रीटी। तो अब जो भाई अलाइड पावर थी ना, ध्यान से समझना, अलाइड पावर थी ना, तो वो जीत चुकी थी। अब उसको तो कुछ करना ही था जर्मनी के ऊपर, क्योंकि जर्मनी ने भी बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज किया था ऑन देम ऑल्सो, ऑन अदर पीपल ऑल्सो। तो अलाइड पावर ने क्या किया, ट्रीटीज ऑफ वर्सलिस दी थी। ठीक है, और वो विमर रिपब्लिक ने साइन कर दी थी। ठीक है, तो उसके लिए ट्रीटीज ऑफ वर्सलिस साइन करने की वजह से पूरी जितनी भी कॉलोनीज थी, जितना भी कोल, आयरन, राइनलैंड, एवरीथिंग वाज ऑक्यूपाइड, राइट। चलो अब हम देखते हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो फर्स्ट था विमर रिपब्लिक को लोग और उसके जो सपोर्टर्स थे लाइक कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, उसको हेट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने विमर रिपब्लिक ने ट्रीटीज ऑफ वर्सलिस की थी। क्यों की थी? क्योंकि अलाइड पावर ने बोला था, बट लोगों को ऐसा लग रहा था कि विमर रिपब्लिक ने करी ही क्यों, राइट। तो अब ऐसे तो होगा नहीं कि जो जीता है वही तो इम्पोज करेगा ना उसके ऊपर, कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो। तो इस वजह से, ठीक है, देयर वॉज एन अपराइजिंग। दूसरी भी बनी थी स्पार्सिटली, जो कि बहुत वो चाहती थी कि सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। थर्ड, इकोनॉमिक क्राइसिस टू इमर्ज ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ वॉर्स। तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा आ गए थे, क्योंकि जो उसमें ट्रीटीज ऑफ वर्सलिस में एक और चीज़ थी कि वॉर गिल्ट कॉज आपको पे करना पड़ेगा। अब उसको भी करना पड़ा, उसके पास तो वैसे ही इतना पैसा नहीं था, और गवर्नमेंट को और करके उनकी पूरी ही इकोनॉमी पूरी बेकार हो गई, राइट। चलो, फ्रांस ऑक्यूपाइड रूल द लीडिंग। तो अब क्या ना कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ना जर्मनी ने मना कर दिया था क्या वो इतना पे नहीं करेंगे, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ मनी। अब क्या हुआ कि फ्रांस ने फिर क्या बोला कि अगर तुम हमें पे नहीं करोगे तो हम रू रीजन तुम्हारा ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो वो भी कर लिया, ठीक है। और ये सब की वजह से जर्मनी को अपने जो क्या कहते हैं मार्क्स थे उसके प्राइजेस बढ़ाने पड़े, और इस प्रोसेस को ही हमने हाइपर इन्फ्लेशन कहा। ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेशन व्हेन दी प्राइजेस राइजेस फिनोमिनली, तो उसको हम कहते हैं इसके। तो जर्मन मार्क की जो वैल्यू थी वो पूरी नीचे गिर गई। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन हुआ। जर्मनी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन, तो क्या बोला कि यूएसए ने बोला कि हम डेविस प्लान इंक्लूड करेंगे। डेविस प्लान इंक्लूड करने में वो लोन देता रहेगा यूएसए टू जर्मनी, और जब वो कैपेबल हो जाए, जब वो इतनी इकोनॉमी अच्छी हो जाए जर्मनी की, तो वो रिटर्न भी कर सकती है, राइट। तो
नेक्स्ट बोलता है कि विद द क्रैश ऑफ वॉल स्ट्रीट, अब यूएसए का भी अभी सब कुछ होना था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज उसकी क्रैश हो गई 1929 में, क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था एक स्टॉक मार्केट टाइप था जहाँ पे सारे लोग अपने जो शेयर्स थे वो करते थे सोल्ड, तो इस वजह से ये भी उसका ख़राब हो गया। तो अब यूएसए की भी हालत ख़राब हो गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह सब गंदा होगा, और दिस लेड टू दी ग्रेट डेप्थ इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, अब भाई क्या हुआ, अब हुआ ऐसा कुछ कि इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपको पता ही है कि आपको एक अच्छा लीडर की ज़रूरत थी, बस वीमर रिपब्लिक एंड ऑल्सो स्पार्सिड जो हुई थी, इन दोनों के बीच में वैसी लड़ाई चली, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हमारे हिटलर जी पैदा हुए। हिटलर कहाँ पैदा हुआ था, 1889 में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी दी है एक्चुअली पॉलिसीज, तो बहुत अच्छा है माइंड मैप। चलो पहले देखते हैं वे टूवर्ड्स नाजी पार्टी। अब नाजी पार्टी तक वो कैसे पहुंचा। जर्मनी फेस्ड क्राइसिस इन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी। तो अब जर्मनी को कुछ ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पाए और एक ऐसे लीडर हो जो उसको जर्मनी को गाइड कर पाए। तो जर्मनी डिफीट इन दी वर्ल्ड वॉर एंड द ट्रीटीज ऑफ वर्सलिस पेव द वे ऑफ हिटलर्स पावर। तो ये जो पूरा था, एक मिनट रुकना, हाँ, तो ये जितना भी, तो क्या हुआ कि ना एज वी नो कि वीमर रिपब्लिक ने ट्रीटीज ऑफ वर्सलिस साइन करते, तो वैसे ही लोग चिड़े हुए थे, और ना तो वो और लोगों को डेमोक्रेटिक फेडरल सिस्टम में उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसी से हिटलर की पावर का राइज हुआ। ये हमेशा याद रखना कि वीमर रिपब्लिक की वजह से, और वी कैन से वीमर रिपब्लिक और स्पार्सिड लीग की वजह से, उनके जो कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से हिटलर का राइज हुआ पावर का। ही जॉइन द जर्मन वर्कर पार्टी एंड लेटर टुक ओवर इट। उसने पहले ज्वाइन किया, फिर उसने खुद का ले लिया, फिर उसको नाजी पार्टी बोल दिया गया था। द पार्टी वॉज रीनेम्ड द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी विच पॉपुलराइज्ड एज नाजी पार्टी। मैंने बताया अभी आपको। अब देखो पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर, फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट प्रॉमिस। अब कैसे हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, उसने ऐसी चीज़ें क्या की जिसकी वजह से उसके ना पहला जब हुआ था ना वोटिंग, तो उसमें उसको ना बहुत कम वोट, 1928 में जब पहला इलेक्शन हुआ था तो उसे 2.6% वोट मिले थे, और 1932 में जब हुआ तो उसे 37% वोट्स मिले थे। राइट, तो अब देखते हैं क्या क्या उसने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिस करे थे। अब देखो कोई इंसान प्रॉमिस करेगा तो उसमें कुछ तो बात होगी। तो अब उसने बोला था कि वो जर्मनी को स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करेगा, अंडू द जस्टिस ऑफ द वर्सलिस। जो भी वर्सलिस का इनजस्टिस हुआ है जर्मनी के साथ, जो कि इतना गंदा ट्रीटीज ऑफ वर्सलिस का सब चला गया था जर्मनी का, डीमिलिटराइज कर दिया था जर्मनी को। एम्प्लॉयमेंट टू यूथ, और उसने बोला कि वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा यूथ को, आने वाली जनरेशन या फिर एक बच्चों को। ठीक है, राइज इन पावर। अब वो कैसे पावर में आया, हिटलर अचीव दी, तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था उसका काम। एज आई टोल्ड यू 1932 में उसको 37% वोट्स मिले। तो क्या हुआ, अब हिटलर अचीव द पोजीशन ऑफ चांसलर इन द गवर्नमेंट इन 1933। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छी पोजीशन मिल गई थी। अब हिटलर ने क्या किया, जब उसको वो पावर मिल गई तो उसने एक लॉ फायर डिक्री पास किया 1933 में, जिसमें सारी सिविल राइट्स बैंड थी, और इनेबलिंग एक्ट भी पास किया जिसमें एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। तो इनेबलिंग एक्ट ने जिसमें पास किया कि अब वीमर रिपब्लिक का जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं चलेगा, अब सीधा डिक्टेटरशिप चलेगी। राइट, अब रिकंस्ट्रक्शन क्या हुआ देखते हैं। अब जितने भी प्रॉमिस थे उसको निभाने तो थे ही, तो अब क्या किया, एक हल्जमर सचात थे, तो इनको अपॉइंट किया, इकोनॉमिक्स को इकोनॉमी देखने के लिए अपॉइंट किया। इसका ये एम था कि ये फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब जो हिटलर की फॉरेन पॉलिसी इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या थी, चलो देखते हैं। देखो, हिटलर पुल्ड आउट दी लीग ऑफ नेशंस इन 1933। ठीक है, ये था इंटीग्रेटेड नेबरिंग कंट्रीज। तो जो नेबरिंग कंट्रीज थी, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर की वजह से ये सारी क्या थी, हाँ, ये सारी जो थी इसको कैप्चर कर लेता। मतलब ऑस्ट्रिया जो थी बेसिकली, आई टेल यू, ऑस्ट्रिया जो थी उसको इस स्लोगन के थ्रू ऑक्यूपाई कर लिया था। बिलीव्ड इन रिसोर्सेस
एक्यूमुलेशन थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, अपनी टेरिटरी। अब जब ये सब हुआ ना तो इस वजह से इसकी कंट्री का एक्सपेंशन हुआ, बढ़ा, ठीक है। जर्मनी इन्वेंटेड, जो अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी ना तो जर्मनी ने 1939 में ना क्या किया था, पोलैंड को ना इन्वेड कर लिया था, पकड़ लिया था, ठीक है। और एक लेबन सीरम का भी आइडिया दिया था, लेबन सीरम का, ठीक है। अगर आपने पढ़ा वो चैप्टर तो लेबन सीरम का क्या था, लिविंग स्पेस। वो चाहता था हिटलर कि उसकी मदर अर्थ जो जर्मनी है उसको ना स्पेस चाहिए रहने के लिए, अलग अलग उसने गेटोज वगैरह बना के रखे थे फॉर दी ज्यूज एंड ऑल, तो वो चाहिए थी, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे पूछे कि लेबन सीरम का शिकार कौन बना था तो पोलैंड लिख सकते हो, ठीक है। तो उसमें ही गेटोज बना दिए गए थे फॉर दी पीपल ऑफ, फॉर दी ज्यूज। हैंस ऑल्सो बिगिन दी वॉर इन फ्रांस एंड इंग्लैंड थी, क्योंकि फ्रांस एंड इंग्लैंड क्यों टूट पड़ा, आपने कभी सोचा है? क्योंकि ना एक बार क्या होता है कि फ्रांस और इंग्लैंड ने ना पोलैंड के साथ अच्छी उसकी फ्रेंडशिप थी, तो इस वजह से दे सपोर्टेड इट। अब क्या हुआ कि इस वजह से जापान एक्सटेंडेड दी सपोर्ट टू जर्मनी विच फोर्स्ड यूएसए टू एंटर दी वॉर। जापान ने भाई पूरा गंदा काम कर दिया। जापान ने क्या किया कि जो पर्ल बेस है यूएसए का, नेवल सेक्टर है, तो उस पर ना फायर बॉम्ब गिरा दिया। अब जिस वजह से यूएसए को भी आना पड़ा। तो द वॉर एंडेड इन 1945 जब हिटलर डिफीट हो गया तो यूएसए ने अच्छा रिप्लाई दिया। हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के थे उसने उसको किया, उस पर बॉम्ब डाल दिया। समझ में आ गया? अब देखते हैं यहाँ पे। अब भाई ये दो चीज़ें हो गई कि हमारी 1945 में एंड हो गई थी वॉर। अब देखो ये चीज़ें तो हो गई, 1945 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गई, वो तो ठीक है। अब भाई नाजी वर्ल्ड व्यू, लेकिन हिटलर ने उससे पहले क्या किया, उसका क्या व्यू था टूवर्ड्स दी कंट्री, तो वो भी देखना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो चलो देखिए हिटलर्स आइडियोलॉजी क्या चाहता था, वो क्या सोचता था टूवर्ड्स दी कंट्री। आर्यन थ्योरी थी एक, बिलीव दैट द ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्मेडिक जर्मन आयरन्स वर एट दी टॉप, उनको टॉप पे माना चाहता था, और जो हमारे ज्यूज थे उनको लोएस्ट रैंक पे डाला जाता था। और ये भी बिलीव करता था हिटलर कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंसान स्ट्रांग होगा, जो फिजिकली मेंटली फिट होगा, वो ही आगे बढ़ेगा, और जितने भी वीक वंस हैं वो पेरिश हो जाएंगे, निकल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, राइट। तो ये उसकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है। इतना समझा हमने। देन ए रूल थ्रू एक्सपेंशन, बिलीव टू एक्वायर न्यू टेरिटरीज फॉर सेटलमेंट्स। तो अब वो चाहता था कि उसकी मदर अर्थ जो है वो बड़ी मतलब हो, तो जिससे वो सारी उस पर ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। देन रेशियल स्टेट फ्रॉम, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ज्यूस जो था उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज, सेग्रीगेटेड, ये सारे बुक में आपके टर्म्स दिए हुए हैं। और ये जो टाइम पीरियड दिया है, एम वॉज टू कॉन्सेंट्रेट ज्यूज इन सर्टेन एरियाज एंड देन किलिंग इन दी। तो क्या था कि पोलैंड जब कैप्चर किया गया था ना तो उसमें गैस चैम्बर्स बनाए गए थे, ठीक है। तो वो गैस चैम्बर्स में ज्यूज को डाला जाता था, ठीक है। अब रेशियल यूटोपिया क्या था इसका, तो चलो देखते हैं। पोलैंड वॉज ऑक्यूपाइड, पोल्स वर फोर्स टू लीव दी होम्स। अब आपने सोचा कि पोलैंड के लोगों को ऑक्यूपाई कर लेंगे, पोल जो रह रहे हैं उस बेसिक एरिया में उनका क्या होगा, तो उनको घर जाने के लिए बोल, लीव देयर होम एंड देयर प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज को ऑक्यूपाई करके रखा था। यूथ इन नाजी जर्मनी, हिटलर बिलीव दैट ओके, तो हिटलर ने क्या, हिटलर बिलीव दैट स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बाय टीचिंग आइडियोलॉजी टू चिल्ड्रन। तो वो चाहता था कि नाजी आइडियोलॉजी को सब प्रेस करे, वर्शिप करें और ज्यूज को हेट्रेड दें। टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ नाजी पार्टी के बारे में लिखा था, वायलेंस के बारे में, एग्रेशन के बारे में लिखा था। वो चाहते थे कि स्पेशली बॉयज़ जो है बॉक्सिंग में जाएं, जिससे आगे जाके उनकी कंट्री का ही वेलफेयर अच्छा हो, ठीक है। तो बहुत सारे फाउंडेशन ऑफ यूथ लीग खुले थे, ये खुला था, और जंग ब्लॉक भी खुला था, जिसमें ना बिलो 14 ईयर्स के लोगों को भी प्रोवाइड करी जाती थी नॉलेज। अब नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, विमेन वर टोल्ड टू बी गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो कहते थे विमेन वर टोल्ड टू बी गुड मदर्स, और वो उनको अच्छा तभी माना जाता था जब वो एक आर्यन पैदा करते थे अपने पेट से, ठीक है। तो ये क्या था, एनकरेज टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन। अगर 4 बच्चे होते थे तो उन्हें ब्रॉन्ज दिया जाता था, 6 होते थे तो सिल्वर दिया जाता था, गोल्ड उनको दिया जाता था, जिससे 8 से ज़्यादा लोग
बच्चे पैदा हो रहे हों, और जो माँ पैदा नहीं कर पाती थी, मतलब आर्यन ने ज्यूस पैदा कर दी थी, उनको पनिश किया जाता था या फिर मार दिया जाता था। यूज ऑफ आर्ट, नाजी प्रोपोगेंडा क्या था, यूजेस लैंग्वेज एंड मीडिया टू ग्रेट इफेक्ट, यूजेस फिल्म, पिक्चर्स, रेडियो पोस्टर एंड स्प्रेड हेट्रेड फॉर ज्यूज। तो ज्यूज का ही बेसिकली था, उन्हें क्रिश्चियनिटी को मारने का इल्ज़ाम उन पे लगा था और उनको ना हुक्ड नोज से भी पहचाना जाता था। ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, लास्ट टॉपिक है, चलिए देखते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो थे ना हमारे इकोनॉमिक्स, हेल्मर चार्ट, तो क्या ना वो सोचता था हिटलर, हमेशा उसकी आइडियोलॉजी थी कि अगर मैं वॉर करूँगा तो मुझे मेरी इकोनॉमी, मेरी कंट्री को बहुत फ़ायदा होगा। तो अब इस पॉइंट तो गलत था ना, अभी तुम्हारी इकोनॉमी इतनी अच्छी भी नहीं हुई है कि तुम करो, तो अभी तो डिप्रेशन ख़त्म हुआ था और तुम फिर से करना स्टार्ट, तो इसने मना भी किया था, बट स्टिल हिटलर उनकी बात नहीं सुनी और वो छोड़ के चले गए थे। ठीक है, कॉमन पीपल रिएक्शन टू नाजिज्म, कॉमन पीपल का क्या था, कुछ लोग सपोर्ट में थे, कुछ लोग नहीं थे। पीपल सॉ वर्ल्ड थ्रू नाजी आई एंड स्पोक देयर लैंग्वेज, तो इतना हेट्रेड फैला दिया था ज्यूज़ के लिए कि कुछ लोग, तो ज़्यादातर लोग नाजी के थे, फेल्ड हेट्रेड एंड एंगर टूवर्ड्स ज्यूज़ को इतना गंदी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, अगर उनका रहना भी मुश्किल हो गया था। बिलीव दैट नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, बहुत लोगों को लगता था कॉमन पीपल को कि, और बताओ एक ये भी रीज़न था कि नाजिज्म को वर्शिप करने का, या फिर आई वुड से कि कॉमन पीपल इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि उनको तो अपना सेटिस्फाई रहते थे ना, वो कि मतलब वो तो ज्यूज़ नहीं है, उनको तो मारा नहीं जाएगा, तो यही था उनके मन में, तो वो क्यों बोलते, क्यों अपना करते, तो इसलिए कोई उनके लिए स्टैंड अप नहीं लिया ज्यूज़ के लिए, और ज्यूज़ ने भी खुद को ही वो ऐसे समझने लगे थे कि हम ऐसे ही हैं। ठीक है, इतनी हेट्रेड फैला दी थी कि उनको लगने लगा, तो उनको पता रॉडेंट्स के समान, चूहे के समान माना जाता था। नॉलेज अबाउट द हॉलोकास्ट, तो पीपल केम टू नो द रियलिटी ऑफ नाजी आफ्टर द वॉर के बाद लोगों को रियलिटी पता चली नाजिज्म की। ठीक है, ये उससे पहले का बताया जा रहा है कि जब प्रॉमिस किए गए थे तो इस टाइम का था। ठीक है, ज्यूज वांटेड टू स्प्रेड अबाउट देयर एट्रोसिटीज एंड सफरिंग्स दे डेल्ट विथ अंडर नाजीज, तो वो ज्यूज वांटेड टू स्प्रेड, तो क्या था, एक होलोकास्ट बेसिकली फॉर्म है इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट हाउ दे ज्यूज फेल्ट। ठीक है, ज्यूज के साथ कितना गंदा बर्ताव हुआ, तो वो चाहते थे कि हमने जितना सहा है वो पूरी दुनिया देखे। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर का माइंड मैप इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इफ़ यू वांट तो कमेंट करके बताना, आई विल ब्रिंग फॉर मोर चैप्टर्स। तो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, बाय।